गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 12 मार्च। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, आइए फटाफट देखते हैं बिना समय को बर्बाद किए। सबसे पहला है कि यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और ये एक बच्ची को गोद में लिए हुए। ठीक, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और ग्लोबल साउथ के बीच सेतु का जो है ना काम करेगा मॉरिशस। ये मॉरिशस में गए हुए हैं। ठीक है, और वहाँ के जो भारतीय समुदाय उनसे मिला और उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ में जो है ना पुल का काम जो है ना, ब्रिज का काम कौन कर रहे हैं? मॉरिशस। मतलब जोड़ने का काम कौन करेगा? मॉरिशस करेगा। और मॉरिशस को इन्होंने जो है परिवार का हिस्सा कहा है, भारतीय परिवार का हिस्सा कहा है। और ठीक है, इसको मिनी इंडिया के तौर पे कहा है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम ही देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पूछता है ग्लोबल साउथ को लेकर, सीधा पूछेगा। यूपी पीसीएस में पूछ लिया इस बार कि ग्लोबल साउथ से आप क्या समझते हैं, ग्लोबल साउथ का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये चर्चा में क्यों रहा है। अभी आपका यूपीएससी एग्जाम होने वाला है, हो सके तो ग्लोबल साउथ को लेकर क्वेश्चन पूछ दे। डायरेक्ट नहीं पूछे, घुमा फिरा के पूछे। तो आप लोग ग्लोबल साउथ अब जो टर्म है, जो शब्द है ना, उससे अवेयर रहिएगा। जो डेवलपिंग कंट्री है, जो कम डेवलप कंट्री है, उसको जो यहाँ पे ग्लोबल साउथ कहा गया है। ठीक है, आप देखोगे कि नॉर्थ जो साउथ होता है ना, नॉर्थ जो ग्लोबल है, वहां पर अधिकतर डेवलप वाले कंट्री हैं। लेकिन ग्लोबल साउथ में जो है डेवलपिंग कंट्री है, जैसे भारत, चाइना, ठीक है, श्रीलंका, मॉरिशस, इन तमाम ग्रुपों को यहाँ पे ग्लोबल साउथ कहा गया है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट मुद्दे पर दिख रहा है मुझे, प्रदूषण को लेकर। देखिए, यहाँ पे प्रदूषण को लेकर ये आर्टिकल छपा हुआ है। आपको बताते हैं, दो तीन डेटा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि भारत जो पूरे विश्व जो प्रदूषित शहर है ना, उसमें से 13 भारत में है। ठीक है, भारत का जो रैंकिंग है पूरे वर्ल्ड में प्रदूषण के मामले में 5th रैंक है। ये दो फैक्ट हो गया। तीसरा याद रखिएगा, जो 0.25 PM 2.5 जो होता है ना, उसका स्तर पहले जो था 102.4 था, अब बढ़ के 108 हो गया। तो बहुत गंभीर चिंता को यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे। ओके, और इतना फैक्ट याद रखिएगा कि 20 जो शहर है पूरा विश्व में, उसमें से 13 भारत में है। देश के अगर बारे में बात करें देश लेवल पे, तो भारत का 5वां रैंक है प्रदूषण के मामले में। नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ना जो कैदी जो है ना, जो दिव्यांग कैदी हैं, जो हैंडीकैप लोग हैं, ठीक है, तो उनके लिए उन्होंने कहा कि उनके लिए जो कानून बने ना, उनके अनुसार उनको सुविधा दीजिए। जैसे कि जेल में रैंप वॉक होना चाहिए, मतलब रैंप वाला होना चाहिए, सुविधा होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, जो बेसिक नीड है वो सब होना चाहिए ना। तो उसी को लेकर उन्होंने टिप्पणी किया। कुल मिलाकर क्वेश्चन पूछता है सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट का जो है संविधान के किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है? 124 में। कॉलेजियम सिस्टम क्या है? कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है? कोर्ट में जो जो जज होते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, उनके नामों को सिफारिश करते हैं। ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम के हेड कौन होते हैं? तो आपको बता दें, जो सीजीआई होते हैं वर्तमान में वो रहेंगे। फिर यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर लग जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी होते हैं ना, उनका सैलरी कट जाता है। ये भी याद रखिएगा आप। अभी कॉलेजियम सिस्टम में एक जो है सीजीआई होते हैं और 4 अन्य मेंबर होते हैं, सीनियर मोस्ट जज। ये तमाम फैक्ट को पूछा जाता है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब आते हैं यहाँ पे परिसीमन आयोग को लेकर। बहुत दिन से न्यूज में चल रहा है और साउथ वाले राज्यों को परेशानी है कि परिसीमन अगर लागू होता है तो उनका जो लोकसभा में जो प्रतिनिधि है वो सीट जो है ना कम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे केरल हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन तमाम राज्यों को यहाँ पे डर है। ठीक है, और बिहार, यूपी जैसे राज्यों में यहाँ पे सीट बढ़ सकता है, क्योंकि इन्होंने परिवार को कंट्रोल करने के लिए जो होता है ना, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कोई योजनाओं को लागू नहीं किया। तो इस तरह के यहाँ पर चीज देखने को मिलता है। क्वेश्चन पूछता है परिसीमन आयोग को लेकर। हमारे संविधान का 82 जो पढ़िएगा ना अनुच्छेद, तो उसमें परिसीमन आयोग के बारे में चर्चा किया गया है। तो पूछेगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है, तो आप बोलिएगा हाँ। और इसका जो जजमेंट होता है ना, जो जो निर्णय निकलेगा परिसीमन का, उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ये भी याद रखिएगा, यूपीएससी में पूछा गया। अब आते हैं यहाँ पे दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, इनका नाम पता ही है आपको, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ठीक है, और ये मंत्री कैबिनेट स्तर के। पूरा का पूरा आर्टिकल किस पे बेस्ड है? यमुना नदी के पुनरुद्धार पे। वहां पे कायाकल्प किया गया है, यमुना को सौंदर्यीकरण किया गया है। क्योंकि अगर हमारी नदियां स्वच्छ रहेगी ना, तो हमारा भविष्य स्वच्छ रहेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आप एसडीजी गोल 14 को आपने देखा होगा, जो कि जल से जुड़ा हुआ यहाँ पे विषय है। जलों पे जो जीव जंतु हैं उनको लेकर विषय बात किया गया है। तो यमुना में जो कार्रवाई किया जा रहा है, जो वहाँ पे कदम उठाए जा रहे हैं, वो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जो है ना अचीव करने में काफी मदद करेगा। दूसरा क्या है, गंगा नदी का जो सबसे बड़ा सहायक नदी कौन है? यमुना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में। आपको बता दें, यमुना नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? आपको पता ही है, प्रयागराज, जहाँ पे महाकुंभ लगा इस बार। ठीक है, तो ये तमाम फैक्ट को आप याद रखेंगे। यमुना नदी की कौन कौन सा जो है ना यहाँ पे, जैसे चंबल हो गया, इसका सहायक नदी है चंबल, केन बेतवा,
जो नदी है ये भी सहायक है किसका, यमुना का। तो ये तमाम फैक्ट को आप याद रखिएगा, बार बार रिपीट करता है एग्जामों में। नेक्स्ट मूव पर यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पर आप देखोगे साइंस वाले क्वेश्चन में पूछ लेता है कि ग्लूकोमा जो बीमारी है किस पार्ट से जुड़ा हुआ है, शरीर के किस पार्ट को इफेक्ट करता है, तो आंख को इफेक्ट करता है, याद रखिएगा। ये हो गया। ग्लूकोमा में क्या होता है, जो देखने की जो शक्ति होती है ना आंखों का, वो वहां पे क्या होता है, कमने लगता है उस शक्ति में। तो ग्लूकोमा क्या है, आंख से जुड़ा हुआ संबंधित है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके पीछे का कारण देख लीजिए, मेंस वगैरह में पूछ लेता है कि ग्लूकोमा या आंख से जो समस्या है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं, तो तनाव को आप मानिएगा, मधुमेह, फिर यहाँ पे स्क्रीन टाइम, जो आप बार बार स्क्रीन मोबाइल पे देख रहे हो, रील वगैरह देख रहे हो, 8 से 10 घंटा आप जो स्क्रीन पे ही समय व्यतीत कर दे रहे हो, तो ये सही नहीं है हमारे आंखों के लिए। नेक्स्ट मूव पर यहाँ पे, तो यहाँ पे महाकुंभ को लेकर ये आर्टिकल छपा हुआ, आपको बता दें यहाँ पे सीपीसीबी सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल जो बोर्ड है यहाँ पे, उन्होंने कहा कि जो वहाँ पे नदी है, संगम का जो पानी है, वहां पे एक बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं फिकल कॉलीफॉर्म का संख्या काफी बढ़ गया है, स्तर काफी बढ़ गया है, वो नहाने लायक पानी नहीं है। ठीक है, इसी पे एनजीटी ने यहाँ पे एक्शन लिया, और यहाँ पे जो सरकार है, राज्य सरकार यूपी का, उनसे पूछा कि ये जो रिपोर्ट मुझे मिला है क्या सही है, आप जवाब तलब कीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो है ना, फिकल कॉलीफॉर्म याद रखिएगा, ये जो बैक्टीरिया है ना, ये जो मानव का जो मल और जो जल होता है ना, उसमें ये पाया जाता है। और ये जो जहां पर भी आपको दिखा पानी के लेवल में, समझो पानी दूषित हो जाता है। तो इसी को लेकर सीपीसीबी ने रिपोर्ट निकाल दिया। ठीक है, तो इसमें लोगों को डर न बन गया कि जो हम जिस पानी में नहा के आए, जिस पानी को हम पूजा कर रहे हैं, स्वच्छ मान रहे हैं, उसमें इतना गंदगी है, तो लोगों में एक डर का माहौल बना ना। इसी को लेकर यहाँ पे आर्टिकल दिया हुआ कि आप जो रिपोर्ट निकाले सीपीसीबी, ठीक है, किस आधार पर निकाले, आप यहाँ पे लोगों को जो भावनाओं के साथ यहाँ पे चोट पहुंचेगा, लोगों को पहुंचेगा ना, कि हम जिस गंगा को स्वच्छ मानते हैं वो गंदा पानी निकला, और जो हमारे शरीर को इफेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे सीपीसीबी पे यहाँ फिर से इंक्वायरी बैठेगा कि आपने किस आधार पर रिपोर्ट निकाला है, और अभी आपने फिर इन्होंने जो है ना रिपोर्ट निकाला कि वहां का पानी जो है ना काफी स्वच्छ है, तो ध्यान रखिएगा। फिर अगला मुद्दे पे आते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, हाँ, अभी जो मैच हुआ, आईसीसी चैंपियनशिप हुआ, ठीक है, जो भारत जीता यहाँ पे, जो कि बहुत ही हमारे लिए उत्साहवर्धक है ये। ठीक है, तो यहाँ पे एक जगह जो है मणिपुर मणिपुर बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश में हिंसा का घटना देखने को मिल गया। जब लोग वहां पर जश्न मना रहे हैं, अब भारत खेल रहा है, भारत जीता, तो जश्न तो मनाएंगे ही ना। और भारत के लोग जश्न नहीं मनाएंगे तो कौन मनाएगा। तो वहां पे जब एक घटना था एक जगह पे, वहां पे मस्जिद के पास जो लोग रह रहे थे ना, उन्होंने यहाँ पे खुशी जाहिर किया, तो वहां पे हिंसा झड़प हो गया, एक जो दूसरे समुदाय के लोग थे। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत जो है ना एक विविधता वाला देश है। आप यहाँ दूसरों के जो भावनाएं हैं, जो सम्मान है, ठीक है, उसको लेकर आप यहाँ पे क्या करेंगे, उनकी भावनाओं का कदर करेंगे। ठीक है, क्योंकि भारत जो है ना सभी के भावनाओं को यहाँ पे क्या करता है, केयर करता है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो। ठीक है, क्योंकि भारत की संस्कृति क्या रही है, वसुधैव कुटुंबकम का, पूरा विश्व को भारत परिवार मानता है। तो यहाँ पे इस तरह की जो घटनाएं देखने को मिलता है, तो वो हमारी जो सांस्कृतिक जो कल्चर है उसको इफेक्ट करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। तो ध्यान रखिएगा इसको। बोलेगा हिंसा से जो आप देख रहे हैं यहाँ पे समुदाय के बीच में यहाँ पे हिंसा झड़प हुआ, इसका इफेक्ट क्या होता है, तो हमारा जो संस्कृति जो कल्चर है, ठीक है, उसको यहाँ पे चोट पहुंचता है, जबकि नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है ना स्किल पे बेस्ड है। आज के हमारे जो ग्रेजुएट हो रहे हैं युवा हमारे, ठीक है, तो उसमें 43% ही जो है ना योग्य करने, मतलब काम करने के योग है, बाकी जो है ना काम करने के योग नहीं है। ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उनके अंदर स्किल है ही नहीं, मार्केट में डिमांड है जिस चीज का, उनके उनके पास है ही नहीं वो चीज। तो ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है। आपको बता दें, बेरोजगारी टॉपिक में ये टॉपिक कवर होगा। भारत में बेरोजगारी के पीछे क्या कारण मानते हैं, तो यहाँ पे जो शिक्षा का जो लागत है, जो कॉस्ट है, बहुत महंगा है। दूसरा क्या है, यहाँ पे एआई जो टेक्नोलॉजी आ रहा है ना, उससे रोजगार का क्या हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, लेकिन नए रोजगार आ रहे हैं, तो नए रोजगार के लिए हमको काम करना होगा, स्किल करना होगा। दो चैलेंजेस हो गया। थर्ड क्या हो गया, यहाँ पे जो लोगों में स्किल है ही नहीं, ठीक है, ये भी हो गया। साथ ही आपको बता दें, जो शिक्षण और प्रशिक्षण हो रहा है जहां पर भी, वहां पर गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रहा है, जो कि वो वर्तमान चुनौतियों से निपट सके। आपको बता दें, यहाँ पे 42.6% जो है ना युवा ही जो है ग्रेजुएट काम करने के योग्य है, जिसके अंतर्गत हुनर है, बाकी में नहीं है। सरकार ने इसके लिए क्या प्रयास किया, तो स्किल इंडिया जो मिशन है उसको लॉन्च किया गया है, जहां पे सरकार युवाओं को हुनरमंद बनाएगी, वोकेशनल ट्रेनिंग पे काम किया जा रहा है। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगर दूसरे देशों के मुकाबला किया जाए ना,
तो चाइना में युवाओं को हर साल 9 करोड़ युवाओं को स्किल करने का पावर है, शक्ति है, या उस पर काम कर रही है। भारत में ये आंकड़ा मात्र 30 से 35 लाख है। तो जो पड़ोसी राज्य अगर देख रहे हैं वहां पर बेहतर काम कर रहा है, तो भारत क्यों नहीं कर सकता? तो यहाँ पर ये काफी जो है यहाँ पे चैलेंजेस देखने को मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर बता दें कि जो युवाओं में सीखने की ललक होती है, मान लीजिए हमने एआई को सीख लिया, हमने डेटा साइंस को सीखा, अब फिर मैंने देखा कि मार्केट में कुछ नया चीज आया सीखने को, वो चीज सीख लिया हमने, तो ये ललक है ना, यही चीज आपको बाकियों से अलग बनाती है। तो ये ललक होना चाहिए, ये नहीं कि बस आपने एआई सीख लिया, बस आप अपने आप को स्किल पूर्ण समझ लिया और आपने सीखना बंद कर दिया। नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर मिनट टेक्नोलॉजी अपडेट हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, तो आपको भी इसी अनुसार जो यहाँ पर ढलना होगा। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। तो ग्रामीण इलाकों में ये चीज देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लाइमेट चेंज पे बात करते हैं। यहाँ पे इस आर्टिकल में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, उसका इंपैक्ट जो है ना बहुत तेजी से हो रहा है। क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है कि वहाँ की जलवायु चेंज हो जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है कि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है अर्थ का, वो बढ़ता है, और यही टेम्परेचर जो चेंजेस होता है ना, वही जलवायु परिवर्तन का रूप ले लेता है। तो आपने देखा कि जो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन जो पीरियड था, उसके कंपेयर में जो उस समय का जो टेम्परेचर था और आज के टेम्परेचर देखिएगा ना, तो 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। आपको बता दें 2024 ना सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज किया गया, ये भी याद रखिएगा। आपको बता दें यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के कारण जो ना, अभी आपने देखा कि अमेरिका के जो कैलिफोर्निया है वहां पे आग लगा, वो भी जो है ना क्लाइमेट चेंज के कारण हुआ। आपने देखा कि बाढ़ आ रहा है, जहां सूखा होता था वहां बाढ़ आने लगा। चरम मौसमी घटना है, कभी ठंड, कभी पानी हो रहा है, कभी सूखा जा रहा है, तो ये सब घटनाएं क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। नौकरशाह जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे बनने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए ना लोकतंत्र को लेकर, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को लेकर, तो इसको मजबूत करने के लिए सरकार ने 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आया, जो कि जमीनी स्तर पर यहाँ पे लोकतंत्र को सुनिश्चित करना था। लेकिन नौकरशाह यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। जो भी महिलाएं वहां पे निर्वाचित हो रही है, ठीक है, अगर देखा जाए वहां पे महाराष्ट्र का यहाँ पे केस दिया गया है, माफ कीजिए दिल्ली का, तो वहां के जो नौकरशाह है ना, दुर्व्यवहार करते हुए देखा गया है, कि वहां का जो जनप्रतिनिधि होता है उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए देखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आप यहाँ पर बाधा के रूप में काम नहीं करेंगे। ये लोग करते क्या है, जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, वो पिछला मामला निकालने लगेंगे। मान लीजिए कोई निर्वाचित हुआ, तो उसके बाप दादा ने क्या किया था, ओला मामला खोल देंगे कि आपके जो है दादा ने जो है यहाँ पे सरकारी जमीन को हड़पा था, आप पे ये चार्ज होगा, या आपके पास ये इंक्वायरी होगा। तो ऐसे में लोग कैसे काम करेंगे जनप्रतिनिधि, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी को लेकर यहाँ फटकार लगाया कि नौकरशाहों का काम है कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना, ना कि उसको नुकसान पहुंचाना, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को कब यूज करेंगे, जब 73rd एंड 74 में चैलेंजेस की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे नौकरशाहों के बारे में आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। तो उत्तर पूर्व राज्यों के सामने क्या चैलेंजेस है, वहां पे कनेक्टिविटी नहीं है, तो सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है कि ट्रेन, विमान और सड़क का सेवा जो है ना जल्द से जल्द बहाल किया जाए। दूसरा क्या है, वहां पे अलगाववाद का मामला देखने को मिल रहा है, जैसे मणिपुर में आपने संकट देखा, ठीक है, वहां पे जातीय हिंसा देखने को का मामला देखने को मिला। तो सरकार ने इससे निपटने के लिए भी प्रयास कर रही है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। तो यहाँ पे मुक्त आयात, मतलब जो हम लोग दाल को इंपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, म्यांमार से कर रहे हैं। तो यहाँ से हमको क्या सीखने को मिल रहा है कि भारत दाल के मामले में भी आत्मनिर्भर नहीं है, जो हमारे फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस है। और जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 1 और 2, 1 में क्या करता है, निर्धनता या गरीबी को डिफाइन कर रहा है, और 2 में क्या कर रहा है, यहाँ पे भूखमरी को, ठीक है। तो गरीबी और भूखमरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो भारत अचीव करना चाह रहा है 2030 तक, तो उसमें ये बाधा का काम करेगा, क्योंकि हम लोग फूड सिक्योरिटी में अगर हम लोग आत्मनिर्भर नहीं होंगे, हम दालों को बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, म्यांमार से इंपोर्ट कर रहे हैं, जबकि भारत में पोटेंशियल है कि खुद से जनरेट करे, जूट खुद से यहाँ पे उत्पादन करे, ठीक है। तो सरकार क्यों नहीं कर रही है? तो यहाँ पर आपको बता दें 90% जो यहाँ पर हमारे यहाँ किसान है ना, वो मार्जिनल किसान है, उनके पास जो जो खेत है ना, बहुत छोटे किस्म का केस है, खेत है, जहाँ पे मशीन मशीन हम लोग यूज ही नहीं कर पाएंगे। और हमारे यहाँ जो खेती हो रहा है वो जीवन निर्वाह वाला हो रहा है, सिर्फ खा रहे हैं, उसके लिए उतने उत्पादन कर पा रहे हैं, मार्केटिंग कर ही नहीं पा रहे हैं, लोग बेच ही नहीं पा रहे हैं। तो चैलेंजेस पे बात करेंगे, समय बहुत लिमिटेड रहता है, इसलिए बोल नहीं पाते ज़्यादा कुछ हम। फिर आते हैं यहाँ पे, ये क्या चीज़ है, यहाँ पे एपीडा। एपीडा जो है ना, हमारे भारत का जो कृषि प्रोडक्ट होता है, जो प्रोसेसिंग फूड होता है ना, उसका मार्केटिंग करती है, ठीक है, पैकेजिंग करती है एपीडा। तो अभी अमेरिका में एक सम्मेलन हो रहा है, जहाँ पे जैविक उत्कृष्टता को प्रदर्शित किया जा रहा है। तो भारत की तरफ से जो एपीडा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे।
तो महिलाओं के सामने क्या चैलेंजेस है? अभी आपने देखा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, तो महिलाओं के सामने जो लैंगिक समानता को लेकर है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा ना कि महिलाओं के साथ काफी जो है ना ट्रीटमेंट में जो भी उनको सुविधाएं मिलना चाहिए, चाहे परिवार स्तर पे हो, चाहे समाज स्तर पे हो, चाहे देश स्तर पे हो, कहीं ना कहीं भेदभाव वहां पे उनको सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे लैंगिक समानता, अगर आप आर्टिकल माफ कीजिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 5 आप देखोगे ना, तो वहाँ पे लैंगिक समानता के बारे में बात किया गया है। तो उसको अचीव करना है तो हमें जो हर स्तर पे महिलाओं के अनुकूल जो यहाँ पे नीतियां बनाना होगा। अभी बिहार सरकार का बजट आया, तो बजट में जो महिलाओं के लिए जो महत्वपूर्ण घोषणाएं किया गया ना, वो देख लीजिएगा। जैसे कि पिंक बस, फिर ठीक है। उसके बाद जो सिपाही, महिला सिपाही होती है ना, उनके लिए आवास सुविधा का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो दो पहिया या बाइक या वहाँ पे कुछ खरीदती है ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है, तो उनको वहाँ पे अनुदान दिया जाएगा, बस वगैरह सिखाया जाएगा वहाँ पे, ठीक है, ऑटो चलाने के लिए सिखाया जाएगा, जो महिलाओं को स्किल किया जाएगा, तो वहाँ पर ये सब ट्रेनिंग महिलाओं के द्वारा दिया जाएगा। क्लियर है? तो ये सब चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं हथियार को लेकर। अभी रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है ना, तो सबसे ज्यादा हथियार इंपोर्ट करने वाला देश यूक्रेन, सेकंड नंबर पर कौन है? भारत है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए, सामरिक सुरक्षा के लिए, हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है, तो ये सही नहीं है। तो भारत क्या कर रहा है? आपने देखा होगा कि जो डिफेंस सेक्टर है भारत, उसमें 43% स्वदेशीकरण कर दिया गया है। मतलब 100 चीजों का हमको जरूरत है ना, तो 43% हम अपने इंडिजीनियस जो टेक्नोलॉजी है, जो रिसोर्स है, उससे हम पूरा पूरा कर रहे हैं। तो भारत इस दिशा में बहुत प्रयास कर रहा है कि 100% अचीवमेंट कर ले। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, बस इतनी आर्टिकल रखते हैं। समय कितना हो गया? 16 मिनट हो गया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और बस देखते रहिए। धन्यवाद।